घर से निकलते तो यहाँ से तो कौन सामान ले ज्यादा, तो राशन वासन कंधे पे डालते। अच्छा, सिर पे लेकर राशन वाले गेहूं होते थे इसको कंधे पे डाल देते और चल पड़ते। कई बार बुकें भी पीठ के ऊपर बंधी हुई। अच्छा, तो देखो उम्र भी ज्यादा थी तो लोग ऐसे देखते थे घुर घुर के, लेकिन अपने को विश्वास था क्या हुआ, अपन कुछ करेंगे अच्छा करेंगे। जब अपना अच्छी पोजीशन में है, पढ़ रहे हैं बढ़िया तरीके से, तो विश्वास था खुद के ऊपर। तो जैसे ही रिजल्ट देखा, पीडीएफ आई, और पीडीएफ के अंदर मैं सर्च कर रहा था, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे, अब वो क्या रहा है। अच्छा। और उसमें 2-3 बार रोल नंबर लगाए, रोल नंबर आज भी याद है 2251-552। तो उस समय रोल नंबर सर्च किए, 2 बार किया, मिला नहीं आपको। तो मुझे ये लगा पक्का सिलेक्शन हुआ नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर फिर एक पास में हमारे भाइयों में ही है कोई भतीजे, वो एलडीसी है, उसका फोन आया कि तेरा हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ। मैं कि मुझे तो रोल नंबर नहीं मिल रहा है इस पीडीएफ में, तो मैं सर्च करता हूँ। उसने सर्च करके वो रोल नंबर लगाई और पीडीएफ में मिल गए रोल नंबर। तो उस समय दिल के अंदर से यूं ऐसे पूरी नसें यूं ऐसे खिंचा हुए, कोई अलग ही फीलिंग्स हो रही है कि वो क्या रहा है। कभी कभार टेस्ट देना तो 4-4 किलोमीटर पैदल चले जाते। अच्छा। और कमरा दूर ही था, इतनी कमरे के अंदर कोई ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी, प्लास्टर भी नहीं था, यहाँ तक ऊपर भी वो पत्रे लगे हुए थे। अच्छा। हाँ, बारिश में अंदर थोड़ी पानी भी आता था। कई बार यूं ऐसे लगता था कि यार आज तो ये ऊपर गिर जाएगा, बुक्स भीग जाएगा। नमस्कार साथियों, राइज अप क्लासेस के डिजिटल स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। मोटिवेशनल वीडियोस में हम प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। उसी कड़ी में आज खैराजी पंचार हमारे बीच में मौजूद हैं। इन्होंने अपने मेहनत के बलबूते पे ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए, लेकिन मेहनत जारी रखी, लगन और जुनून जारी रखा, और वन रक्षक में भी अंतिम रूप से चयनित हुए, और फिलहाल अध्यापक तृतीय श्रेणी L2 मैथ्स और साइंस में सेवाएं दे रहे हैं। किस प्रकार से उसने हौसला बना के रखा, जुनून रखा, ये सब बातें आपके साथ में हाजिर होगी। तो सबसे पहले खैराज जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद सर। खैराज जी, हमें मालूम है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो सरकारी विद्यालय होते हैं वहाँ पे पढ़ करके एक व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो सरकारी शुरुआत में आपकी एजुकेशन कैसे हुई? गुरु, सरकारी विद्यालयों में ही हुई शुरुआत में शिक्षा तो जी। और सबसे पहले मेरी जो शिक्षा है वो गांव का ही एक मिडिल स्कूल था जी। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खारावाला, वहाँ मेरी पहली से 8वीं तक की शिक्षा हुई है। अब वो ग्राम पंचायत बन चुकी है, सीनियर स्कूल है, उस समय वो 8वीं स्कूल हुआ करती थी, वहाँ हुई 8वीं तक। वहीं आपने ग्रहण की? वहीं। उसके बाद से 3 किलोमीटर दूर थी, उसी रास्ते से पैदल आते जाते। फिर 9th से आगे? 9th 10th उस समय वहाँ थी नहीं, तो हमारे घर से दूर गांव पड़ता है इसरोल, वहाँ उस समय सेकेंडरी स्कूल था। अच्छा। रामावी खारा इसरोल, वहाँ मैंने 9th और 10th की। कितने किलोमीटर दूर था वो सर? घर से 12 किलोमीटर अनुमानित, 12-13 किलोमीटर पड़ता था। एक तरफा 12 किलोमीटर? हाँ, एक तरफा 12 किलोमीटर, और आना जाना 24-25 किलोमीटर हो जाता था। कैसे जाते थे? अब जाने वाली बात शुरू की जाए तो अब तो वो संभव ही नहीं है। अब आज के बच्चे तो ये सोचेंगे कि ऐसे तो ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल मानेंगे ही नहीं। हाँ, सुबह वाला टाइम तो था, तो 7:30 वाला, उसमें तो पैदल जाते, और उसके बाद में यदि 1 बजे के बाद में छुट्टी होती, इंतजार करते, तो ये 5 बजे बस हुआ करती थी। अब 4-4 घंटे वहाँ इंतजार कौन करे, तो इससे हम पैदल ही चल पड़ते। बीच में कोई घरों में पानी पीते और वहाँ से पैदल। कितना समय लगता था? लगभग 1.25 घंटे लग जाते घर आने में। अच्छा। लेकिन पास में भाई स्कूल नहीं था, सेकेंडरी, तो समस्या भी थी, पढ़ने का जुनून था, विकल्प नहीं था हमारे पास जी। और कई बच्चे सिटी की स्कूलों में चले गए। अच्छा। हमारे को ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई, तो फिर चला गवर्नमेंट। कभी खैराज जी मन में ये नहीं हुआ कि आस पड़ोस वाले जो ज़्यादा पैसे वाले सरकारी या निजी में जा रहे हैं, सिटी में जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पिछड़ जाएंगे? कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ? नहीं, ऐसा महसूस तो गुरु कभी कभार जब उनके रिजल्ट देखते थे, उनकी अच्छी अच्छी पोशाकें देखते, टाई बेल्ट ऐसा देखते, तो ऐसा लगता कि अपन कहाँ है। लेकिन कई बार ऐसे पढ़ के ऐसा चीज़ देखते तो कईयों से अपन आगे पाते खुद को। और वैसे 8वीं बोर्ड के अंदर बात की जाए तो मेरे 93% थे, और खुद ने सेल्फ स्टडी से मुकाम हासिल किया। तो मुझे इस बात का पक्का भरोसा था कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छा कर सकता हूँ। मतलब जिनके पास सुविधाएं थी वो भी आपसे पिछड़ गए थे अंकों में जी। तो मुझे इस बात का हमेशा भरोसा रहता था कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छा कर जाऊँगा, कर सकता हूँ। और उसी के साथ में ध्यान रखते हुए मैंने इस रोल में, उस समय भाई बोर्ड का सेंटर नहीं था। अच्छा। और वो सेंटर था तारातरा मठ। अच्छा। तो उस सेंटर पे 4 गवर्नमेंट स्कूलें थी, और उस 4 गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर मैंने सेंटर टॉप किया 82 पॉइंट कुछ अंकों के साथ। गुड। उसके बाद 10वीं हो गई आपकी? 10वीं हो गई। फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी? फिर मेरी 10वीं के अंदर साइंस और मैथ्स में अच्छा स्कोर था। तो उस समय मेरा भाई विचार तो प्राइवेट स्कूलों के अंदर है, यहाँ फिर सिटी का कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि सामान्य परिवार से थे तो पता ही था कि अपने को यहाँ आसपास के स्कूलों में पढ़ना है। तो मेरे पास में आसपास की जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल थी, लीलसर थी, इधर साइयों का तला थी, ये विकल्प था। लेकिन जैसे ही मैं एडमिशन लेने की फिराक में ही था,
तो मेरे परिवार में ही मेरे भाई सगे बड़े भाई है वो कमठे का काम करते हैं, और उनके जो ठेकेदार थे वो भी हमारे चाचा जी हैं। तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इसको कोई बाड़मेर की स्कूल के अंदर एडमिशन दिला दिया जाए और साइंस जैसे सब्जेक्ट का चयन करवा दिया जाए। तो मेरा यहाँ बाड़मेर के एक स्कूल के अंदर दाखिला करवा दिया साइंस में। तब तक आपको मालूम था कि साइंस स्ट्रीम होती है, आर्ट्स स्ट्रीम होती है या कॉमर्स होती है, कुछ नहीं सर, इसके बारे में मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था कि ये आगे जाके इतने संकाय होते हैं, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, कला संकाय, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जैसे ही मेरा यहाँ विज्ञान विषय के अंदर एडमिशन करवाया तो सच कहूँ तो बात ये थी कि मुझे सब्जेक्ट होती कितनी है, ये बुकों के नाम क्या है, यहाँ तक पता नहीं था। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन ये जो ऊपरी ऊपरी बातें थी, सब्जेक्टों के नाम या डिजिटल में जो भी चल रहा है, ऐसा समझ में नहीं आया हुआ था। और अच्छा बात तो ये थी कि मतलब अपन ये हिंदी की जो क्लासें लग रही थी, इंग्लिश के वर्ड आ रहे थे, इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था, बस पढ़ने में अच्छा था, पढ़ता। आपको ये भी मालूम नहीं था कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री, फिजिक्स किसे कहते हैं, ये भी मालूम था? बिल्कुल नहीं था। तो फिर वो टीचर आता और कहते फिजिक्स की निकालो, तो कैसे होता था? तो उस समय ऐसी हमेशा यही मन में जिज्ञासा रहती है, अब फिजिक्स कौन सी है? हाँ। अब ये फिजिक्स वाली है, केमिस्ट्री वाली है, सस्पेंस रहता था हर बार। अच्छा। तो वो फिजिक्स का कहता तो मैं कभी रसायन विज्ञान की किताब खोल के बैठ जाता, क्योंकि इंग्लिश वर्ड आपको मालूम नहीं थे। बाद में पता चला फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान और केमिस्ट्री का मतलब रसायन विज्ञान। तो पास के विद्यार्थी हंसते, वो भी कहते कि इसको तो सब्जेक्टों के नाम पता नहीं है, इसके परसेंटेज भैया से बने कैसे। तो मुझे भी इस बात की लगती थी कि कुछ न कुछ मेरे में गड़बड़ी है या मुझे सब्जेक्ट के नाम क्यों नहीं आ रहे हैं। लेकिन मुझे अंदर का मटेरियल था वो सब पता था, लेकिन इंग्लिश वर्डों का सस्पेंस था जी। हाँ, वो मेरी हंसी उड़ाते थे, मजाक भी करते थे जी। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी नहीं आती थी। अभ्यर्थियों में यहाँ ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि आपको किसी चीज़ के अभाव के कारण वो जानकारी नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप होशियार नहीं हो। तो खैरात जी ने ये चीज़ नोट करी कि मैं इसको कर सकता हूँ। टर्मिनोलॉजी तो कभी भी याद कर सकते हैं, उस चीज़ से आप पिछड़े नहीं। फिर आपकी 12वीं हो गई, अच्छे अंकों के साथ हुई होगी। उसके बाद में ग्रेजुएशन में क्या रहा? ग्रेजुएशन के अंदर मैंने 12वीं करने के बाद में विचार था, अब जैसे आसपास को देखते या फिर मेरा पढ़ने के प्रति रुचि 12वीं क्लास में टीचरों को देखता, तो वहाँ से मेरी एजुकेशन के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई कि अपने को एक टीचर बनना है। और उसी समय ये मेरे मन में भाव आ गया कि अपने को टीचर बनने का एक प्रण लेके आगे बढ़ना है। टीचर्स को देख के मन में जुनून पैदा हो गया, पढ़ाते देखते उनसे मेरे मन में ये ख्याल आ गया कि अपने को एक अध्यापक बन करके बच्चों को पढ़ाना। ये उसी दिन से मन में भविष्य निर्माता बनना। तो 12th करने के बाद में मेरा विचार ग्रेजुएशन के प्रति आ गया। तो ग्रेजुएशन मेरे परसेंटेज अच्छे थे, तो ये राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर के अंदर ही मेरा ग्रेजुएशन में रेगुलर स्टूडेंट बन गया, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट के साथ। ग्रेजुएशन कब हुई आपकी? 18 में ग्रेजुएशन हुई पूरी सर। उसके बाद में टीचर बनने का तो आपने तय कर रखा था? टीचर बनने का सपना। फिर बीएड के लिए गए होंगे? हाँ, बीएड मैंने सीकर का एक निजी विद्यालय था, वहाँ से मैंने बीएड की। तो खैरात जी, कभी जब आप पढ़ते थे तो बाजार में जब आए तो घर पे रहते तो इतना खर्चा नहीं होता था, बाजार में आपको खर्चे का कहीं वहन करने के लिए घर वालों पे निर्भर रहते थे या कैसे हो पाता था? घर वालों पे निर्भर तो सर थे ही, घर वालों के बगैर तो अकेले तो क्या कर सकते हैं सर जी। तो 11th-12th के अंदर मैंने जो यहाँ बाड़मेर में की थी, उस समय मेरे बड़े भाई थे, मेरा परिवार था, वो मुझे फीस वीस या जो भी एक्स्ट्रा खर्चा था वो सारे बयान करते थे। उसके बाद में जब मैंने 12th की, 12th के बाद में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि घर से पैसे लाने की स्थिति में संभव नहीं था। और क्या परिस्थिति बनी? परिस्थितियाँ सर ऐसे 2015-16 के अंदर मेरी 12वीं हुई है। उसके बाद में एक मेरे भाई भतीज था, उस भतीज के भी कोई शरीर के अंदर या कोई ऐसे जन्म के समय कोई प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो गई, बॉडी के अंदर पूरा कोई दर्द होता था या साथ साथ में पानी ऐसे नसों के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पहले बाड़मेर हॉस्पिटल में रेफर था, उसको फिर जोधपुर उम्मेद अस्पताल के अंदर रेफर कर दिया गया। 12-13 माह वो वहाँ पर एडमिट रहा, उसके बाद बावजूद भी बच नहीं पाया। तो वहाँ पे उस समय मेरे जो बड़े भाई थे उनको वहाँ साथ रहना पड़ता था, उनकी मजदूरी छूट गई। तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर मुझे भी ये लगा कि घर से अब पैसे लाने संभव नहीं है सर जी। और उसके साथ साथ में 2017 में जब मेरी ग्रेजुएशन चल ही रही थी, उस समय मेरे मम्मी के भी यहाँ दिमाग के अंदर कोई नस ब्लॉक हो जाने की वजह से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ बाड़मेर हॉस्पिटल में दिखाया तो सभी डॉक्टरों ने कहा इसको बाहर आप कहीं अच्छे हॉस्पिटल में चेक करवाओ। तो हम यहाँ से एक अहमदाबाद के निजी अस्पताल में लेके गए, वहाँ पे उसको दिखाया, जांचें वाँचें करवाई। तो मेरे बड़े भाई थे और मेरे चाचा जी थे और भी हमारे आज रिश्ते में थोड़े दूर है चाचा जी, वो भी साथ में थे। उन्होंने वहाँ इसे इलाज उलाज करवाया सही। तो उस समय भी वहाँ पर खर्चा ज़्यादा हुआ, बड़ा परिवार था। ऐसी स्थिति मुझे लगा अब घर से पैसे लाने उचित नहीं, लेकिन पढ़ाई को तो हर हाल में जारी रखना। ऐसी स्थिति के अंदर मैंने
जैसे ही ग्रेजुएशन स्टार्ट की उसके साथ साथ मैं निजी स्कूलों में और ट्यूशनों में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, खुद के खर्चे खुद के खर्चे के लिए। तो खैरात जी, आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं पढ़ाई पे समय दे रहा हूँ, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ और कुछ मेरे कॉम्पिटिटर जो हैं वो अपने घर वालों से खर्चा लेकर के पूरा टाइम पढ़ाई पे दे रहे हैं, तो आपको यूँ नहीं लगा कि मैं कहीं पिछड़ जाऊँगा? नहीं सर, ऐसा कभी महसूस होना ही नहीं दिया। मुझे इस बात का पुख्ता विश्वास था कि मैं ऐसा मतलब ये जो काम है ये करने के साथ साथ भी मेरा काम पढ़ाई वाला है उसको भी शेड्यूल के साथ निर्धारित तरीके से कर सकता हूँ। ये मुझ पर पूरा भरोसा था और टाइम एक्स्ट्रा निकालना होता था वो मेरे अकॉर्डिंग मैं शेड्यूल बना के निकाल लेता था। अब ट्यूशन में पढ़ाना है तो ये ऐसी टाइम जाता कि अब जो खेलने का समय है वो मैं कोई निजी ट्यूशन जो होम ट्यूशन होते हैं उसमें दे के आ जाता। बिल्कुल। या स्कूल का था तो मैं पीरियड मेरे फिक्स कर देता, मैं 3 पीरियड दूंगा या 4 दूंगा, वो लेके वापस आके खाना वाना बना के और खा के मेरा शेड्यूल बना के पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। मन में एक ही था कि यह कैन प्रकरण मेरी पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए हर हाल के अंदर, ये हमेशा सपना रहता था। और घर वालों पे बोझ भी नहीं बने। बोझ भी नहीं बढ़ना है जी। तो आपने बीएड की, उस समय भी फीस का जुगाड़ आपने अपने खुद के स्तर पे कर लिया? बीएड की सर उस समय फीस का जुगाड़ तो थोड़ा घर से भी किया, थोड़ा मेरे खुद को भी ऐसे लगा कि अब कुछ अपन कर लें। इसके लिए मैंने एक निजी स्कूल के लिए निजी स्कूल पूरे सत्र पढ़ाया। अच्छा। कोरोना से पहले 2020 में मार्च के अंदर कोरोना आता है, इससे पहले मैंने एक सत्र पूरा 19-20 का एक निजी स्कूल के अंदर पढ़ाया। उससे उसके बाद बीएड हो गई? बीएड हो गई। फिर बीएड से वापस लौट करके फिर आगे क्या प्लान बनाया है? क्या तब तक भर्ती आ चुकी थी? बीएड चल ही रही थी, उससे पहले ही मैंने कई एग्जामों की तैयारियां की थी। जब ग्रेजुएशन चल रही थी ना उस समय ग्रेजुएशन साथ में स्कूलों में पढ़ाना, ट्यूशनों में पढ़ाना, साथ साथ के अंदर कंपटीशन की भर्तियों की तैयारी की। सबसे पहले मैंने 2016 के अंदर लैब असिस्टेंट का पेपर दिया था। उसके बाद में 2018 में एलडीसी का दिया और ग्राम सेवक का, पटवारी की खूब परीक्षाएं दी, तैयारी की थी, लेकिन इतना समय नहीं निकाल पाते थे। वो असफल होने का कारण क्या रहा? असफल होने का सर कारण तो देखा जाए तो खूब कारण रहे होंगे। एक तो कंपटीशन में नए थे जी, इतना अनुभव नहीं था, पढ़ लेते थे लेकिन क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, पेपर कहाँ से बनते हैं, उन बातों का पता नहीं था जी। और दूसरी बात कोई अच्छी टेस्ट सीरीज का भी मेरे पास जब सहयोग नहीं था और कुछ समय ट्यूशनों में वहाँ चला जाता तो उससे भी थोड़े प्रभावित तो हुए थे। फिर जैसे बीएड करके लौटे और ये भर्ती लगभग आने वाली थी। हाँ, बीएड करते ही मन में आ गया कि अब अपने को टीचर की तैयारी तो करनी है, वो तो पहले से ही मन में बना रखा था। अब करेंगे वो सेकंड ग्रेड की तैयारी। फिर बीएड जैसे ही हुई, अब बीएड के बाद में सेकंड ग्रेड की भर्ती आने में थोड़ी देर थी और रीट की ये स्थिति में चल रही थी कि अब रीट की वैकेंसी आएगी, बड़ी वैकेंसी आएगी। अच्छा। तो वो मन में यही विचार था। तो आपने जो तैयारी की रीट की, तो रीट का पेपर जो कितने क्वेश्चंस आते हैं और अलग अलग पोर्शन वार किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं उसका थोड़ा डिटेल बताइएगा। रीट में सर पहले तो जो तृतीय श्रेणी अध्यापक में जो चयन होते थे लेवल 2 के अंदर, वो रीट बेस पे ही होते थे। केवल रीट से ही चयन होता था, जिसके अंदर 150 क्वेश्चन होते हैं। जिसमें रीट की बात की जाए तो 30 प्रश्न होते हैं बाल मनोविज्ञान के और 30 प्रश्न होते हैं फर्स्ट लैंग्वेज के, जो विद्यार्थी ज़्यादातर हिंदी चूज करते हैं, और 30 क्वेश्चन होते हैं सेकंड लैंग्वेज के, जिसके अंदर इंग्लिश के भी होते हैं, संस्कृत भी होती है, जो विद्यार्थियों के सूटेबल सब्जेक्ट होती है वो चूज करते हैं। और 30, 60 और 30, 90 क्वेश्चन ये हो गए। और 60 क्वेश्चन पीछे जिस सब्जेक्ट का जो विद्यार्थी है उसके होते हैं। अच्छा। तो हमारे सब्जेक्ट साइंस मैथ्स थी तो 30 प्रश्न मैथ्स के और 30 साइंस के, उसके साथ में शिक्षण विद्यार्थी वो 30 के साथ में ऐड। अच्छा। तो आपने साइंस मैथ्स के लिए कौन सी बुक्स पढ़ी? साइंस मैथ्स के लिए सर बात की जाए रीट में तो पहले पात्रता थी तो उसके अकॉर्डिंग अलग बुकें थी, और फिर रीट एक बार कोरोना के जस्ट बाद में रद्द होती है। अब उसके बाद में फिर उन्होंने भाई मुख्य परीक्षा करवाने का निर्णय लिया। अच्छा। तो अब ये मुख्य परीक्षा तो पहली बार ही हुई है, इससे पहले केवल रीट से चयन होते थे। अच्छा, तो मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है? मुख्य परीक्षा का पैटर्न सर उसमें भी 150 क्वेश्चन रहते हैं। 150 क्वेश्चन में सबसे स्टार्टिंग के जो 45 प्रश्न है वो तो राजस्थान जीके के हैं, जिसके अंदर राजस्थान का कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, राजस्थान के राज्य व्यवस्था से संबंधित कोई प्रश्न। तो इस पोर्शन के लिए आपने कौन सी बुक्स पढ़ी? 40% जो स्टार्टिंग की ये है। हाँ, इसके लिए तो सर राजस्थान के भूगोल के लिए तो जो स्प्रिंग बोर्ड की अच्छी बुकें थी, जो अच्छे नोट्स थे, जो RS में चलते हैं वो पढ़े थे। अच्छा। और हिस्ट्री के लिए जो नाथ पब्लिकेशन की पवन भवरिया की किताब चलती है वो पढ़ी थी। और कला संस्कृति के लिए भी जो 9th, 10th, 11th, 12th में NCERT की जो किताबें चलती है ना, वो बेस्ट रहती है। उसमें से क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड के ज़्यादा आते हैं, तो उनका सहयोग लिया। ये तो हो गई 40 नंबर वाला। हाँ। फिर अगला पोर्शन जो 25 प्रश्न आते हैं उसके अंदर देखा जाए तो करंट के मुद्दे हैं ज़्यादातर। राजस्थान में कौन, कब और कहाँ।
और उसके साथ साथ में उसमें शैक्षिक परिदृश्य आता है, साथ साथ में करंट के घटनाएं जो खेल, खिलाड़ी, व्यक्तित्व, मुद्दे और अंतरिक्ष, भूगोल से संबंधित क्वेश्चन वो आते हैं। उसके लिए तो सर अच्छे लेखक की जो उसी टाइम जिस समय एग्जाम होता है उसी समय जो मार्केट में अच्छी बुक चलती है, अपने को पता लग जाता है टेस्ट सीरीजों से, कोई भी ढंग की एक बुक उठा लेते हैं, क्योंकि उसका फिक्स कोई सर इतना। ये रहा दूसरा पोर्शन। अगला तीसरा पोर्शन। तीसरे पोर्शन में आ जाती है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के प्रश्न मुख्य परीक्षा में भी 60 आते हैं। अब 60 प्रश्नों के अंदर, अब जैसे सब्जेक्ट मेरी गणित विज्ञान है, तो गणित विज्ञान के अंदर 60 प्रश्नों में 30 प्रश्न तो साइंस के हैं और 30 है मैथ्स के। और विज्ञान के जो 30 क्वेश्चन हैं वो प्रश्न तो जैसे बायोलॉजी का कोई स्टूडेंट होता है ना, तो उनके लिए वो सरल रहते हैं थोड़े। अच्छा। और मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए वे थोड़े प्रश्न हल्के से हट रहते हैं, क्योंकि उसमें बायो का पोर्शन होता है, वो मैथ्स के विद्यार्थियों का अक्सर पढ़ा हुआ नहीं होता है। और 30 प्रश्न मैथ्स के होते हैं, वो मैथ्स का विद्यार्थी अच्छे से हैंडल कर लेता है। और मैथ के प्रश्न है सर वो यदि विद्यार्थी 9 से लेकर के 12 तक, सॉरी 12 तक का पोर्शन उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा पड़ जाएगा। 10 तक यदि वो तृतीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी कर रहा है तो 6ठी से लेकर के 10 तक की मैथ्स की बुक है जो प्रेजेंट के अंदर अपने स्कूलों में चल रही है, गवर्नमेंट स्कूलों में, उनके एक एक उदाहरण सवाल अच्छे से देख ले, मिला ले, कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, साथ में एक अच्छी गाइड का कोई सहयोग ले ले क्वेश्चन हल करने के लिए, तो विद्यार्थी प्रैक्टिस, तो मैथ्स के प्रश्न अच्छे से हैंडल कर लेगा। साइंस में भी 6ठी से 10 तक बहुत बढ़िया किताबें, उनमें से अच्छे प्रश्न आ ही रहे हैं। और उसी के साथ साथ में यदि वो 11-12 का पोर्शन भी देखें तो और बेस्ट रहेगा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड 11-12 की बुकों में से प्रश्न आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, जीव विज्ञान के प्रश्न तो 11-12 की बुक में से 12 तक को कवर करते हैं। 12 तक को कवर करते हैं। अच्छा। हाँ, 12 तक के स्तर को छू लेते हैं प्रश्न। तो इस तरीके से आपने रीट की तैयारी करी। हाँ, और उसके साथ में अब 20 क्वेश्चन रहते हैं आगे शिक्षण विद्या के और बाल मनोविज्ञान के। तो शिक्षण विधियों के लिए तो आप अच्छी कोई गाइड बाजार में चल रही है अच्छी, जैसे ये शिक्षण विधियों में सर्वोत्तम की चल रही है, एक शंकर चौधरी वाली, और भी कई किताबें हैं, वहाँ से आप शिक्षण विधियाँ पढ़ सकते हो गहरी। शिक्षण विधियों में यही है सर, जितनी गहरी पढ़ोगे तो उससे विद्यार्थियों को नई चीज़ मिल जाएगी। 1-2 बार अच्छे से पढ़ लिया तो फिर कौन सी गाइड पढ़ोगे, सेम पोर्शन आएगा, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और बाल मनोविज्ञान में ये धीर सिंह दाभाई की अच्छी चल रही है, यदि वो बुक पढ़ ली, उसका डीप पोर्शन लिखा हुआ है, तो वो 2nd ग्रेड 1st ग्रेड तक भी निकाल देता है, क्योंकि उससे बढ़िया बुक है। ये पूरा पैटर्न रहा मुख्य। तो आपने कभी इसके लिए कोचिंग ली या सेल्फ पढ़े? नहीं सर, कोचिंग की तो कभी मैंने ऐसी स्थिति आई नहीं, मन में ही नहीं आई। तो कोचिंग तो जैसे अब मैंने खुद ट्यूशन में पढ़ाया है, तो पता था कि जब क्वेश्चन वो भी टीचर पढ़ाते हैं, वही मैटर लेके आते हैं, वो मैटर मुझे पता था कि कैसे तैयार करते हैं। एक हवा बन रखा ना कि कोचिंग नहीं ली तो होगा नहीं, ऐसा कुछ ना, ऐसा कुछ नहीं था सर। अच्छा। हाँ, ऐसा तो अब देखो मार्केटिंग है तो उसमें ऐसे विद्यार्थियों को लगता भी है। दूसरी बात, कोचिंग को मैं गलत नहीं ठहराता। नहीं, गलत नहीं है, लेकिन यदि चाहे तो सेल्फ कर सकता है। बिल्कुल सेल्फ, यदि उसको पता है सीमित मटेरियल लेकर के कहाँ से प्रश्न आते हैं, कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे चयन होते हैं, इन चीज़ों का पता है, तो वो विद्यार्थी सेल्फ स्टडी से मुकाम हासिल कर सकता है। जी। मैंने मेरे जीवन में कोई कोचिंग कभी किसी भर्ती के लिए नहीं की। अब अच्छा, एक बात बताओ, कई सारे अभ्यर्थी टेस्ट सीरीज का सहारा लेते हैं, आपने कभी सहारा लिया टेस्ट सीरीज का? बिल्कुल सर। क्या फायदा मिलता है? सीरीज का सहारा मैंने बिल्कुल लिया। क्या फायदा रहता है इसका? टेस्ट सीरीज के सर कई फायदे देखा जाए तो टेस्ट सीरीज से एक तो अपने को अपन किस लेवल पे खड़े हैं, कई बड़ी भीड़ के साथ टेस्ट देते हैं, इस बात का भी निर्धारण होता है, उससे अपन मोटिवेट होते हैं कि अगली बार अपने को रैंक सुधारनी है। दूसरी बात, टेस्ट सीरीज से अपने को गलतियां सुधारने का अवसर मिलता है। तीसरी बात, अपने को एग्जाम में टाइम हैंडल करने का भी अवसर मिलता है, ताकि उसी अपन टाइम को मैनेज कर सकें। और गलतियां सुधारने का बहुत बड़ा अवसर मिलता है। अपन बाई चांस कोई टॉपिक पढ़ के गए और टेस्ट दिया, उसी टॉपिक में से क्वेश्चन गलत हो गया तो अपने को पता लगेगा कि अपनी अभी तक तैयारी कमजोर है। बिल्कुल, तो उसको वापस अपन टॉपिक वगैरह रिपीट कर सकते, सुधार कर सकते। यहाँ पे मैं अभ्यर्थियों को ये कहना चाहूँगा कि राइजअप क्लासेज भी तृतीय श्रेणी के लिए 5 सब्जेक्ट के लिए, हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस, मैथ्स और L1 के लिए भी टेस्ट सीरीज चला रही है। आप लोग भी इसमें, एक फ़ायदा ये भी है, जो अभ्यर्थी राइजअप क्लासेज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उनको प्रीवियस ईयर्स में, पिछले वर्ष में जितने भी भर्तियों के अधीनस्थ बोर्ड के हो, RPC को जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, वो PDF उनको निःशुल्क मिलेगी। जो टेस्ट सीरीज कर ली पेड करना पड़ेगा, लेकिन साथ में ये PDF जो प्रश्न आए हुए हैं वो निःशुल्क मिलेगी। तो अभ्यर्थियों को कहना चाहूँगा, आप फ़ायदा उठा सकते हैं। राइजअप क्लासेज भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चला रहा है, तो इसे टेस्ट सीरीज का फ़ायदा होता है। अच्छा खैरा जी, आपने जो पढ़ने का जो शेड्यूल था ना, भाई कितना घंटा क्या पढ़ते, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना। घंटे तो सर जल्दी उठना या जल्दी सोना या क्या, आपका क्या था? देखो सर, अब प्रत्येक कैंडिडेट की अलग अलग अपनी हैबिट्स होती है, प्रत्येक की कैंडिडेट की अलग दिनचर्या होती है। लेकिन मुख्य रूप से मैं मेरी बताऊं तो मेरी सुबह वाली थोड़ी कम सेट होती थी सर,
बाकी टाइम पे उठता था, हालांकि कई विद्यार्थी जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी उठते हैं, इतना संभव नहीं हो पाया था। तो मेरा शेड्यूल तो सर सुबह सुबह जब भी उठता तो दिन का पूरा शेड्यूल दिमाग में होता था कि आज मेरे को ये चीज़ें पढ़नी। तो सबसे पहले तो मुख्य यही रहता कि सुबह हमेशा जो साइकोलॉजी का पोर्शन है, शिक्षण विधियों का पोर्शन है, ये चीज़ें मैं हमेशा सुबह लेता था। उसके बाद में शाम वाले टाइम के अंदर सब्जेक्ट लेता। गणित है तो अब सोने से पहले लेते ताकि नींद आएगी, उस समय प्रश्न मिलाएंगे तो नींद से दूर हो जाएंगे, ऐसी स्थिति। तो ना कई सारे अभ्यर्थी खैरात जी ऐसा हमें देखने को मिलता है कि पक्के घर में रहेंगे या बहुत ज़्यादा फैसिलिटी वैसे रहेंगे। आप बाड़मेर में खुद का घर तो नहीं था? नहीं, बाड़मेर किराए पे रहते थे? हाँ, किराए पे। तो किराए वाला भी कम ही रहा गुरु। अच्छा, हाँ, कोई दोस्त वगैरह से या कोई स्टाफ साथी से ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई सिंगल कोई रूम हो। अब ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है तो भी चला लेंगे, अपने को तो पढ़ के आगे बढ़ना है, बड़ी बात यही थी, बाकी फैसिलिटियों के मजे लेने नहीं है। तो इसके लिए मन में एक ही विचार आया, कैसे भी करके रूम का कोई जुगाड़ हो जाए, बिल वाला अपन कर लेंगे, लाइट की बिल वाला, किराया नहीं दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति तो बहुत दूर, मतलब कमरा कोई मिला दूर होगा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा सर। कभी कभार टेस्ट देना है तो 4-4 किलोमीटर पैदल चले जाते। अच्छा, और कमरा दूर ही था, इतनी कमरे के अंदर कोई ज्यादा फैसिलिटी नहीं थी, प्लास्टर भी नहीं था, यहाँ तक ऊपर भी वो पत्रे लगे हुए थे। अच्छा, हाँ, बारिश में अंदर थोड़ी पानी भी आता था, कई बार यूं ऐसे लगता था कि यार आज तो ये ऊपर गिर जाएगा, बुक्स भीग जाएगा, मतलब ऐसे ठंडा हो जाता था पूरा कई बार। लेकिन किराए वाली स्थिति संभव नहीं थी। तो मन को समझाते थे? हाँ, बिल्कुल समझाते थे। अपने पर पूरा भरोसा था। ये चक्काचौंध भरी दुनिया से तो ऐसे हमेशा ऐसे लगा कि अपने को ऐसा कुछ भी नहीं करना है, अपने को पक्का विश्वास है, इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ जाना। कभी विचलित नहीं हुए कि विचलित नहीं हुए कि जो सुविधाओं वाले आगे चले जाएं? कभी विचलित नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं। कभी कभार ऐसे मन में आता तो उसी समय कोई दूसरी बात, इससे संबंधित और कोई मोटिवेट लंबी कहानी लेकर के उसी चीज को पीछे भुला देते। यही मैं पूछना चाहता हूँ कि इस विकट परिस्थितियों में आपने खुद को संबल कैसे दिया? संबल सर मैनेज किया खुद को ऐसे कि कैसे भी करके अपने को इस स्थिति पे जाना है। आज इन चीज़ों को भुगत रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन अपने भी बेहतर आने वाले हैं, सुखद दिन होंगे जी। तो ऐसी स्थिति के अंदर खुद को जमाए रखा। तो खैरात जी, जब हम 12वीं पास करते हैं तो कॉलेज में 3 साल होते हैं, फिर बीएड 2 साल वाली करी आपने। 2 साल वाली होती है, उसके बाद में भर्ती आती है, उसकी तैयारियां करते हैं। उससे पहले पटवार, वीडियो, विभिन्न परीक्षाओं में आप असफल भी रहे, तो गांव भी जाते थे। तो गांव में समाज के या साथ में जो फ्रेंड सर्किल होता था वो ऐसे ताने नहीं देते थे कि कभी से शहर के चक्कर लगा रहा है, पता नहीं कब होगा, ऐसा फीलिंग नहीं होता था? ऐसा फीलिंग सर मुख्य रूप से बसों में होता था। अच्छा, बाकी गांव में तो ऐसा नहीं होता था। कभी कभार जाते थे, और ज़्यादातर गांव तो इन बरसात के दिनों में जब खेती का काम होता था उस समय ही ज़्यादा थे। त्यौहार में भी सिर्फ सिंगल छुट्टी करते थे। अच्छा, 5-5 दिन 10-10 दिन घर पे बैठ जाएं, ऐसे तो कभी बैठे नहीं थे, क्योंकि यदि बैठेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, पढ़ाई छूट जाएगी, और 1-2 दिन का गैप महीनों में गैप डाल देता है। इसलिए कोई त्यौहार पे एक जाते थे। तो मुख्य रूप से ऐसी घटना का तो बस में होता था। कैसे? बस में सर जब आते थे तो उस समय घर से निकलते तो यहाँ से तो कौन सामान ले ज्यादा, तो राशन वासन कंधे पे डालते। अच्छा, सिर पे लेकर राशन वाले गेहूं होते थे, इसको कंधे पे डाल देते और चल पड़ते। कई बार बुकें भी पीठ के ऊपर बंधी हुई। अच्छा, तो देखो उम्र भी ज्यादा थी तो लोग ऐसे देखते थे घुर घुर के, लेकिन अपने को विश्वास था क्या हुआ, अपन कुछ करेंगे, अच्छा करेंगे। जब अपन अच्छी पोजीशन में हैं, पढ़ रहे हैं बढ़िया तरीके से, तो विश्वास था खुद के ऊपर। कई भर्तियों में अच्छे अंकों के नजदीक भी गए, तो उस चीजें विचलित नहीं हुए। राशन की जो गठरी आपके कंधों पे होती थी, उसमें माता पिता की उम्मीदें भी साथ बंधी होती थी? बिल्कुल थी सर, क्यों घर से निकलते थे तो उनका एक ही सपना था कि इतनी परिस्थिति के अंदर बच्चा पढ़ रहा है तो बिल्कुल ये सक्सेस होगा, और कभी ऐसे महसूस हुआ ही नहीं कि अपन असफल होंगे। तो वो गठरी लेकर के बस में आप चढ़ते थे बाजार में आने के लिए, तो फिर वो लोगों से आपको कैसे अपने आप को बचा के रखते थे? तो कई बार ऐसे महसूस होता कि काश अब 25-26 साल उम्र हुई है, कब बाड़मेर आने लगे राशन की गठरी लेकर, कब चयन होगा। लेकिन विश्वास था आज नहीं तो कल अच्छा होगा, हो जाएगा, इसी भरोसे हम आ जाते थे। बस में कई बार कंडक्टर से भी झगड़ा हो जाता था। कंडक्टर बोलता था ये तो पैसे ही सही नहीं देगा, पूरे नहीं देगा, ये गठरी यहाँ डाल देगा, बैठ जा पीछे। ऐसे धमकियां भी आ जाती थी। वो भी पहचानने लग गया, ये घूम रहे हैं कभी से, कब होगा इनका। लेकिन इस चीज को कभी ज्यादा डीपली लिया नहीं, और ध्यान रखा कि आज नहीं तो कल अच्छा होगा, सिलेक्शन होगा अपना, क्या फर्क पड़ता है। तो लोग तो थोड़े बहुत ऐसे कहेंगे भी, और आसपास के लोगों को तो पता था कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, सिलेक्शन हो जाएगा आज नहीं तो कल। बाकी स्कूल लाइफ मेरी अच्छी पढ़ाई में गुजरी, इसलिए उनको विश्वास भी था। सबसे बढ़िया बात तो ये रही कि आपने कभी खुद को डीमोटिवेट कभी होने नहीं दिया, हमेशा दिल में रहता हो जाएगा, ये जुनून पक्का मन में था, हो जाएगा। कई बार ऐसे कई भर्तियों में रिजल्ट आए, चयन नहीं हुआ, पैसों वाली समस्या थी, बीच में कोरोना का सफर आया, उसमें मुझे भी कोरोना हो गया। अच्छा, हाँ, उस समय मैं यहाँ क्या था, बाड़मेर पहले तैयारी करता रीट वाली, जो रीट रद्द हुई उसकी तैयारी मैंने यहाँ की थी। 2021 में रीट रद्द हुई थी, जिसमें लेवल फर्स्ट की क्लियर हो गई थी और लेवल 2 रद्द हो गई। वो पेपर आपका अच्छा हो रखा? पेपर अच्छा हो रखा था, 130 का स्कोर। दुख नहीं हुआ?
दुख तो हुआ ही था सर। अब देखो 1-2 साल की तैयारी थी, बिल्कुल। अब वापस इस स्थिति में खुद को बांध पाएंगे कि नहीं बांध पाएंगे, इस बात की भी टेंशन थी। उस समय संबल कैसे मिला? संबल तो सर ये था कि पिछली बार ही अच्छा स्कोर है, अपन और टिके रहेंगे तो और बेस्ट कर जाएंगे इस बार, इस विश्वास के साथ बैठे रहे। मैदान से हट गए तो बिल्कुल डूब जाएंगे। तो उस समय रीट रद्द होती है, फिर विचार आया क्यों ना अब बाड़मेर से थोड़ा दूर, यहाँ थोड़ी रोटी बनाने में और भी समय लग रहा था ज़्यादा, बार बार लाइट वाली समस्या थी, कोचिंग दूर रूम था उसमें लाइट वाली थोड़ी समस्या थी। इस वजह से मन में आया क्यों ना कोई हॉस्टल का सहयोग लिया जाए। तो सीकर एक सस्ता का कोई हॉस्टल था, तो वो हमारे लिए खर्चे में भी सही था और साथ में खाना भी बनाया हुआ मिल रहा था। मैं वहाँ चला गया। फिर वहाँ कोरोना आ जाता है तो उस हॉस्टल बंद होने की वजह से मैं आया घर आते ही मुझे भी कोरोना हो गया और खतरनाक तरीके से कोरोना हो रखा था। इतना यूं कि नाक वाक पूरे जाम, कंठ में पूरा दर्द। डॉक्टर ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेडिकल की भी ज़रूरत है। ऐसी स्थिति में घर से एक झोंपड़ी थी दूर 3 किलोमीटर, उसमें रहा 20 दिन। उसी समय मेरे पास में किताबें थी। अच्छा। क्योंकि अब मैं यदि इस कोरोना काल के अंदर भी किताबों से दूर हो गया तो भर्ती तो एन समय पे होगी और मैं फिर पिछड़ जाऊंगा। इस भरोसे के साथ किताबों के पास रहा। मतलब कहते हैं ना कि किताबें जो होती है वो अकेलेपन में सबसे बढ़िया दोस्त होती है। तो आपकी किताबों ने आपकी दोस्ती छोड़ी नहीं? दोस्ती नहीं छोड़ी। कोरोना के समय गंभीर काल में भी आपने पुस्तकों को साथ में रखा? पुस्तकों को साथ में पढ़ते रहे? बिल्कुल सर जी, पढ़ते रहे। उसका परिणाम भी मिला? उसका परिणाम मिला। फिर वो कोरोना का सफर पूरा होता है, मैं बाड़मेर आ जाता हूँ वापस और फिर मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाता हूँ। फिर परीक्षा हुई? परीक्षा हुई तो सबसे पहले जो चयन की जानकारी है वो उसमें आप क्या कर रहे थे? सर परीक्षा हुई थी 25 फरवरी 2023 को। तो परीक्षा होने के बाद में मैं घर चला गया और घर जाने के बाद में मैंने एक पास में ही कोई गवर्नमेंट स्कूल थी, तो उसमें कोई इसमें साइंस का स्टाफ नहीं था। तो वहाँ कोई स्टाफ का फ़ोन आया, कोई ऐसे करके आप क्लासें लो, हम आपका मेहनताना जो भी होगा व्यवस्थित करेंगे। तो मुझे भी पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं एक गवर्नमेंट स्कूल थी उसमें क्लासें लेने चला गया। तो 2-3 माह की मैंने वहाँ क्लासें ली। फिर जिस समय रिजल्ट आया उन दिनों के अंदर मेरी बूढ़ी माँ का देहांत हो रखा था, मेरी बूढ़ी माँ दादी माँ का। तो 12वां चल रहा था, शायद 17 सितंबर 2023 को मेरी बूढ़ी माँ का देहांत हुआ था और 23 सितंबर को रिजल्ट आया था 12वें के अंदर ही। तो उस समय में जो हमारे गांव में गुड़ाल होती है, झोंपा होता है, उसके अंदर कुछ भाई मेहमान आए हुए थे, मैं उनके लिए चाय बना रहा था। उतने में वो रिजल्ट आया, क्योंकि फ़ोन पे देख रहा था अपडेट, अब रिजल्ट आने वाला है। तो जैसे ही रिजल्ट देखा PDF आई, और PDF के अंदर मैं सर्च कर रहा था, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे, अब वो क्या रहा है। अच्छा। और उसमें 2-3 बार रोल नंबर लगाए, रोल नंबर आज भी याद है 22-51-552। तो उस समय रोल नंबर सर्च किए, 2 बार किया, मिला नहीं आपको। तो मुझे ये लगा पक्का सिलेक्शन हुआ नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर फिर एक पास में ही हमारे भाइयों में ही है कोई भतीज है, वो LDC है, उसका फ़ोन आया कि तेरा हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ। मैं कि मुझे तो रोल नंबर नहीं मिल रहा इस PDF में, तो मैं सर्च करता हूँ। उसने सर्च करके वो रोल नंबर लगाई और PDF में मिल गए रोल नंबर। तो उस समय दिल के अंदर से यूं ऐसे पूरी नसें यूं ऐसे खिंचाव है, कोई अलग ही फीलिंग्स हो रही है कि वो क्या रहा है। जो दादी माँ का जो जाने से गम था, वो एक बार गम भी एक खुशियाँ में बदल गया कि मुझे समझ में नहीं आया कि आज ये खुशियाँ उत्पन्न हो गई पूरी। इतने सालों की मेहनत सुखद परिणाम में परिवर्तित हुई? बहुत ज़्यादा। उस समय मेरे पास में, हमारे परिवार में मेरे एक चाचा जी थे चेतन राम, वो पास में बैठे थे। उन्होंने क्या हुआ छोरा तेरे वयोग को? मैं कहो अभी तक तो पता ही नहीं। अरे तेरा हो जाएगा क्या? लेकिन मैं कहो चाचा जी पतो कौन लागो है। उस समय मैंने कहा हो तो गया है। फिर उन्होंने सभी को कहा कि खैराज का सिलेक्शन हो गया है। उन्होंने जानकारी दी सभी, हो गया है। उस समय सभी ने कहा बहुत बढ़िया, कई सालों की मेहनत उनकी रंग ली। तो जैसे समाज के ताने वाने सुनने, उस समय ऐसा कोई पंक्ति जो आपको हमेशा संबल देती हो, ऐसा कोई आपको याद हो तो आप सुनाइएगा। पंक्ति तो सर है ही खूब। पंक्तियों से पहले ही मैं एक बात विद्यार्थियों को और कह दूं कि परिस्थितियां, यदि कैंडिडेट चाह ले तो परिस्थितियों को भी हरा सकता है। नहीं, ये तो बात अपन कहते हैं ना कि जैसे अभी जो 2026 में एग्जाम होगा रीट का, उन अभ्यर्थियों के लिए आप संदेश देना चाहेंगे? हाँ, उनको क्या कहना चाहेंगे? उन 2026 के अंदर जो विद्यार्थी एग्जाम देना चाहेंगे रीट के, उनके लिए तो मेरा एक ही कहना है कि आप कभी भी परिस्थितियों से घबराए नहीं। परिस्थितियां हर एक की ऐसी जैसी होती है, दूसरे को पता नहीं होता है, लेकिन हर कोई परिस्थितियों के अंदर जी रहा है। तो परिस्थितियां कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती, परिस्थितियों से विचलित नहीं हुए, ये बात है। और इसके लिए कोई पंक्ति है तो सुना दीजिएगा, आपकी पसंदीदा कोई पंक्ति है तो। पंक्तियां तो सर देखो अब खूब है, लेकिन कुछ पंक्तियां हैं जो मैं कैंडिडेट को सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। कि इससे क्या होता है कि ये पंक्तियां मैं भी कई बार पढ़ के यूँ अंदर से खुद को मोटिवेट करता कि अपने को रुकना नहीं है। कि कहा है कुछ रीत जगत की ऐसी है,
हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। तो लोगों की बातों पे ऊपर ज्यादा ऐसा कोई गौर नहीं करना है, लोगों के बयान चेंज होते देर नहीं लगती, ये बात है सर। क्योंकि असफलता अनाथ होती है, असफलता अनाथ होती है, सफलता के हजारों साथी होते हैं। और कुछ ऐसे कोटेशन भी थे वो मेरे दिमाग में रहते थे हमेशा कि माँ सरस्वती अपना रण कभी नहीं रखती, सही बात, ये दिमाग में रहता था हमेशा। बिल्कुल। और इस चीज़ के भरोसे ही अपन कंटिन्यू बढ़ ही रहे थे। बिल्कुल। बाकी समस्याएं तो खूब आई सर, निजी स्कूलों के सफ़र काटे और भी छोटी मोटी कई मजदूरियां की, राशन घर से भी लेके आते थे, कभी किरायों के रूमों में नहीं रहे, टेस्ट सीरीज भी ऐसी लेते जिसकी शुल्क सबसे कम हो। ऐसे खूब स्थितियां देखी, परिस्थितियों के साथ समझौता खूब किया, लेकिन निराश नहीं हुए। बाकी मन में कभी कभार ऐसे तो आ ही जाता था होगा नहीं, ये मन में मलाल एनी टाइम रहता था, लेकिन विश्वास था चयन होगा। हाँ। और वो विश्वास जीत बन के वो विश्वास खरा उतरा। तो ये रही साथियों खैराजी पंचार की संघर्षपूर्ण कहानी। इनका शुरू से लेकर के अंत तक एक ही बात पे विश्वास था कि विश्वास बनाए रखना है। दिमाग में ये था कि मेरा हो जाएगा, ठीक है। परिस्थितियों का सामना किया। तो जुड़े रहिएगा हमारे डिजिटल स्टूडियो से, ऐसे ही मोटिवेशनल शानदार वीडियो आपको और देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से मैं ये भी कह रहा था कि राइज अप क्लासेज के जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें जुलाई 2025 तक जितने भी एग्जाम हुए वो सब अपडेटेड पीडीएफ जो आपको निःशुल्क मिलेगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे स्टूडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद खैराजी आपका फिर से, थैंक यू साहब।